मैं जानता था कि अगर मैं इसी सड़क पर आगे बढ़ता जाऊं तो बेलगाम शहर से होता हुआ शायद 25-30 घंटे में बंबई पहुंच जाऊंगा, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे तो अपने मंसूबे के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए एक ऐसी मुनासिब जगह की तलाश थी जहां मैं अपने लिए हलाकत खेज फंदे की हैसियत रखने वाली इस जीप और मास्टर वारंट ऑफिसर की वर्दी से पीछा छुड़ा सकूं। बज़ाहिर ये कोई इतनी पेचीदा बात नहीं थी, लेकिन मेरे अक़ब में मौजूद सूटकेस की मौजूदगी ने मामले को इतना सहल नहीं रहने दिया था। जीप और वर्दी से छुटकारा हासिल करने के बाद मैं इस अच्छे खासे भारी बोझ को कांधे पर उठा के नहीं फिर सकता था, यानी मुझे फौरन ही एक सवारी भी दरकार होती। मेरे जहन में कोई खास मंजिल नहीं थी, बस मैं जल्द से जल्द शहरी हुदूद से बाहर निकल जाना चाहता था। वो अच्छी खासी चौड़ी सड़क थी जिस पर हर तरह का ट्रैफिक रवां दवां था। मुझे यकीन था कि ज्यादा से ज्यादा 20-25 मील का फासला तय करने के बाद मुझे अपने मकसद के लिए मुनासिब मकाम मिल जाएगा। मैं मुनासिब रफ्तार से गाड़ी चलाता रहा। लगभग आधा घंटा गुजरने के बाद मुझे एक बड़ा सा गांव करीब आता दिखाई दिया, लेकिन बगौर जायजा लेने के बाद उसे अपने मकसद के लिए गैर मौजू समझकर मैं गाड़ी आगे बढ़ाता ले गया। मजीद 20-25 मिनट के बाद मुझे रफ्ता रफ्ता किसी मुनासिब हद तक बड़े शहर के मज़ाफ़ात दिखाई देने लगे। यहाँ ट्रैफिक का हुजूम भी कुछ बढ़ गया था। फिर एक बोर्ड पर कन्नड़ और इंग्लिश जबान में जली हुरूफ में कुछ लिखा दिखाई दिया। जाहिर है मैं तो गोरों की जबान से ही रहनुमाई हासिल कर सकता था। टुमाक्रू 2 मील, अपनी रफ्तार कम रखें। मैं जैसे आगे बढ़ता गया मुझ पर वाज़े होता गया कि बज़ाहिर गैर मारूफ से नाम का ये शहर मेरे अंदाजे से ज्यादा बड़ा है। जल्द ही अंग्रेज सरकार के दौर की यादगार कई इमारतें पीछे छोड़ता मैं शहर की हुदूद में दाखिल हो गया। अब वो खतरनाक मरहला आ गया था जहां कोई भी गड़बड़ मेरे लिए संगीन मसाइल खड़े कर सकती थी। उस दूर उफ्तादा शहर में एयरफोर्स के बावर्दी अफसर का अपने महकमे की जीप में घूमते नजर आना किसी भी शक्की पुलिस अफसर को चौंका सकता था। मुझे मदद की पेशकश के बहाने रोककर सुनगुन ली जा सकती थी। कौन जाने अब तक मेरा साथ देने वाली खुशनसीबी बिलाखिर मुझे मेरे हाल पर छोड़ने पर तुल जाए। नारायण और लांबा की मौत का किसी भी तरह भांडा फूट गया हो तो पूरे बेंगलोर में भौचाल आ गया होगा। एयरफोर्स की जीप में एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में मलबूस मफरूर कातिल की तलाश में जाने कहां कहां तार भेजे जा चुके हों। मेरे वजूद में बेसाख्ता इज़्तिराब की एक लहर दौड़ गई। इन दोनों मुसीबतों से जल्द से जल्द पीछा छुड़ाने में ही आफियत है। सूटकेस का बोझ उठाना जिंदगी दाव पर लगाने के मुकाबले में बहरहाल सस्ता सौदा है। मजीद कुछ आगे बढ़ने के बाद मुझे एक कच्ची सड़क बाएं तरफ खेतों के दरमियान मुड़ती दिखाई दी। मैंने जीप की रफ्तार कुछ कम की और फिर स्टीयरिंग बाएं तरफ घुमा दिया। सड़क के दोनों तरफ गंदुम की सुनहरी माइल सब्ज फसल लहलहा रही थी। लगभग 1 फरलांग आगे बढ़ने पर मुझे एक कच्चा रास्ता दाएं तरफ जाता नजर आया, जिसकी चौड़ाई जीप से बस थोड़ी ही ज्यादा थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे लगा कि शायद मुझसे गलती सरजद हो गई है। मेरी जीप ही नहीं, मैं खुद भी खेतों में काम करने वाले इक्का दुक्का काश्तकारों और राहगीरों की हैरत भरी नजरों का मरकज बन रहा था। इससे भी ज्यादा तशवीश की बात यह थी कि वो कच्चा रास्ता आगे मजीद तंग होता दिखाई दे रहा था। मैं मायूस होकर वापसी की राह लेने का सोच रहा था कि लगभग 100 गज आगे मुझे एक नीम पुख्ता सड़क उस रास्ते के आर पार गुजरती दिखाई थी। ये मंजर देखकर मेरा दिल खुशी से बल्लियों उछलने लगा। मैंने सड़क पर पहुंचकर जीप बिला तरद्दुद बाएं तरफ मोड़ ली। मेरी रफ्तार एक बार फिर खासी तेज हो गई थी। बगैर किसी खास रुकावट के लगभग 1.5-2 मील फासला तय करने के बाद मुझे सामने काफी दूर किसी बड़ी सड़क पर मुख्तलिफ गाड़ियों की आमदोरफ्त दिखाई दी। मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। मैं घूम घाम कर एक बार फिर बंबई जाने वाली सड़क पर पहुंचने वाला हूँ। टुमाक्रू नामी वो शहर भी करीब ही होगा। मैंने एक बार फिर मुतलाशी नजरों से आसपास का जायजा लेना शुरू किया। सड़क पर पहुंचने से पहले इस वर्दी और जीप से पीछा छुड़ाना नागुजीर था। बिलाखिर मुझे सड़क से जरा हटकर मौजूद घने दरख्तों का एक झुंड अपने मकसद के लिए मौजू मालूम हुआ। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां तक पहुंचने के लिए मुझे महज 40-50 गज कच्चा रास्ता तय करना था। मैंने जीप सड़क से उतार दी और वो हिचकोले खाती दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़ी। मैंने गैर काश्त शुदा खलियान में नीम दायरे में जीप घुमाई और झुंड के अकब में पहुंच गया। यहाँ दरख्तों से थोड़ा ही हटकर एक बार फिर फसलों का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन अब मुझे कोई परवाह नहीं थी। मेरे लिए सबसे इत्मीनान बख्श बात यह थी कि वहां दूर दूर तक कोई ज़ीरूह दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने जीप सरस और पीपल के 2 पेड़ों के दरमियान घुसाई और जहां तक मुमकिन था आगे बढ़ाता चला गया। बिलाखिर कई दरख्तों ने मेरा रास्ता रोक लिया। यहाँ साया कुछ ज्यादा ही घना था। मैंने जीप का इंजन बंद किया और सीट पर घुटनों के बल खड़ा होकर अपना सूटकेस अपने पास खींच लिया। चटखनियां खोलते ही मेरा जोड़ा सामने था।
मुझे लिबास बदलने में बमुश्किल 2 मिनट लगे होंगे। मैंने दोनों सर्विस रिवॉल्वर यूनिफॉर्म में लपेटकर जीप की ड्राइविंग सीट के पीछे मौजूद खला में ठूस दिए। अलबत्ता मैंने अपना पिस्तौल और इजाफी मैगजीन लिबास में पोशीदा कर लिया था, जबकि अच्छी खासी रकम भी मेरी जेबों में मौजूद थी। उस तरफ से मुतमईन होकर मैं जीप से उतरा और सूटकेस को उठाकर उसके वजन का अंदाजा लगाना चाहा। वो ज्यादा भारी नहीं था, ताहम मुझे अंदाजा था कि उसे उठाकर मील भर भी चलना पड़ा तो ये अजाब जान बन जाएगा। चुनाचे मैंने एक जोड़े के अलावा सारे बेशकीमत मलबूसात वहीं जीप में फेंक दिए और दरख्तों के झुंड से निकल आया। मेरी खुशकिस्मती अभी तक साथ दे रही थी। काश्तकार शायद अपने साइबानों में धूप ढलने का इंतजार कर रहे होंगे। उसी वक्त मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि वक्त मेरे हाथ से भी तेजी से फिसल रहा है। मुझे शाम होने से पहले एयरपोर्ट पहुंचना है, वरना जहाज मुझे छोड़कर राजधानी की तरफ परवाज कर जाएगा। मुझे बखूबी अंदाजा था कि अगर सड़क पर पहुंचते ही मुझे बेंगलोर जाने के लिए सवारी मिली, तब भी जीप में यहाँ तक पहुंचने के मुकाबले में वापसी के सफर में यकीनन ज्यादा वक्त लगने वाला है। मैंने अपनी रफ्तार हद्दुल इम्कान तेज कर ली। मैं सड़क पर पहुंचा तो सांस चढ़ी हुई थी और पसीना भी धारों धार बह रहा था। मुझे कुछ ही फासले पर सड़क के दोनों अतराफ मकानों का लामुतनाही सिलसिला दिखाई दे रहा था। मैं सड़क पार करके एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। मेरा सूटकेस बाएं तरफ घुटने से टिका खड़ा था। मेरे सामने से साइकिल से लेकर ट्रक तक हर किस्म की गाड़ियां दाएं बाएं आ जा रही थीं। मुझे उम्मीद थी कि जल्द ही कोई मुसाफिर बस इधर आने ही वाली होगी, लेकिन 10 मिनट के इंतजार के बाद मैं मायूस हो गया। मुझे लगा कि मैं एक गलत जगह खड़ा खामखा अपना वक्त जाया कर रहा हूँ, वही वक्त जो मुझसे बेवफाई पर तुला हुआ था। बिलाखिर मैंने एक राहगीर को रोक कर कहा, सुने भाई, मुझे बेंगलोर जाना है, क्या यहाँ से कोई बस मिल जाएगी? मेरी बात सुनकर बज़ाहिर मजदूरी पेशा नजर आने वाले उस उधेड़ उमर नीम शहरी शख्स के चेहरे पर उलझन के आसार उभरे। मुझे अंदाजा हुआ कि वो हिंदी जबान से नाबलद है, लिहाजा मेरी बात उसकी समझ में नहीं आई। ताहम गालिबन उसने मेरी जबान से बेंगलोर शहर का नाम सुनकर और मेरा सूटकेस देखकर मेरी बात का मफहूम समझ लिया। उसने कन्नड़ जबान और इशारों की मदद से मुझे कुछ समझाना चाहा। एक बात तो मुझे फौरन मालूम हो गई कि मुझे इस जगह से बेंगलोर जाने के लिए सवारी नहीं मिलेगी। मजीद कोशिश से मैं ये समझ पाया कि मुझे बस पकड़ने के लिए बाएं तरफ कहीं जाना होगा। वो अपनी बात कहने के बाद मेरा चेहरा देख रहा था कि क्या मुझे उससे मजीद कोई ताउन दरकार है। तभी मैंने इशारों की आलमगीर जबान के सहारे उसे बताया कि वो किस तरह मेरी मदद कर सकता है। मेरा मफहूम ये था कि क्या वो मेरे साथ चलकर उस मकाम तक मेरी रहनुमाई कर सकता है जहाँ से मुझे बेंगलोर की बस मिलेगी। इशारों की जबान के बाद मैंने उससे ज्यादा ताकतवर और हमागीर जबान का इस्तेमाल करते हुए अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकालकर उसके चेहरे के सामने लहराया। उसकी आंखों में यकलख्त रोशनी उतर आई। उसने बिला तवक्कुफ जोर जोर से सर हिलाया और इससे पहले कि मैं कोई रद्द अमल जाहिर करता, उसने झट से मेरा सूटकेस उठाकर अपने कांधे पर रख लिया और मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके उसी तरफ चलने लगा जिधर से वो आया था। उसने मजदूरी पेशगी वसूल करने में दिलचस्पी जाहिर नहीं की थी। सूटकेस के वजन के बावजूद उसकी रफ्तार काफी तेज थी और मुझे उसका साथ देने के लिए अच्छी खासी जिद्दोजहद करनी पड़ रही थी। ये अलग बात थी कि उसकी सुबक रफ्तारी मेरे लिए इंतहाई खुशकुन थी। लगभग 100 गज चलने के बाद वो दाएं तरफ जाने वाली एक छोटी सड़क पर मुड़ गया। उसके साथ ही उसने कन्नड़ जबान में मुझसे कुछ पूछा। उसकी जबान से निकलने वाले सवालिया जुमले में से मुझे सिर्फ आजमपुर समझ में आ सका। मैंने जवाबन नफी में सर हिलाया और उसे बताया कि मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और कर्नाटका रियासत की सैर के लिए आया हूँ। मैं 2 दिन से मैंगलोर के साहिली कस्बे में था और अब बैंगलोर में कयाम के दौरान सरंगापटना की सैर को जाऊंगा। मेरी वजाहत का तो शायद उसे एक लफ्ज भी समझ में नहीं आया होगा, मगर शहरों और मकामात के नाम ने मेरा मकसद पूरा कर दिया। उसने खुशी का इजहार किया और साथ ही बताया कि उसका नाम राघव कंबारा है। मैंने खुद को रामलाल पवार की हैसियत से मुतारिफ करवाया। मेरे ख्याल में हमने कोई 1.25 मील फासला तय किया होगा कि बस अड्डे के आसार दिखाई देने लगे। मेरे रहनुमा ने जहां मेरा सूटकेस उतार कर एक चबूतरे पर रखा, वहां कई बड़ी छोटी बसें मौजूद थी। राघव मुझसे पूछे बगैर रजाकाराना तौर पर बेंगलोर जाने वाली बस के बारे में मालूमात हासिल करने में लग गया। चंद मिनट के बाद वो एक जमा साल शख्स के साथ मेरे पास आया। नौवारिद नौजवान चेहरे और चाल ढाल से कुछ पढ़ा लिखा दिखाई दे रहा था। उसने इंग्लिश में ऋषभ बालिजा की हैसियत से अपना तारुफ करवाया तो मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। ताहम उसने जो कुछ बताया वो कुछ इतना खुशगवार नहीं था। उसके मुताबिक लगभग निस्फ घंटे पहले बेलगाम से आने वाली एक बस यहाँ से बेंगलोर रवाना हुई है और अगली बस के मुताल्लिक यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है अगले 5 मिनट में आ जाए और मुमकिन है पूरा घंटा लग जाए।
بس کی آمد کے بعد کی خبریں بھی زیادہ امید افزا نہیں تھیں۔ لمبا فاصلہ طے کر کے آنے والی بسیں بعض اوقات وہاں آدھے پونے گھنٹے بھی ٹھہر جاتی ہیں۔ اسے جلدی تھی، لہٰذا اتنا کہہ کر وہ اجازت لے کر رخصت ہو گیا اور مجھے مایوسی میں ڈوبا چھوڑ گیا۔ راگھو بغور میرے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ میں نے 10 کی بجائے 20 روپے اسے تھمائے اور اشارے سے شکریہ ادا کر کے اپنے سوٹ کیس کے پاس بیٹھ گیا۔ دگنی مزدوری ملنے کے باوجود راگھو کچھ اداس سا تھا۔ وہ کچھ دیر میرے پاس ٹھہرا اور پھر وہاں سے چل دیا۔ ادھر میری نگاہیں میری منزل تک پہنچانے والی کسی بس کے انتظار میں بےتابی سے آنے والے راستے کا جائزہ لے رہی تھی۔ وقت کی ریت تیزی سے میری مٹھی سے پھسل رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ دل میں چور ہونے کی وجہ سے میں کچھ زیادہ ہی بدحواس ہو گیا تھا، ورنہ اپنا حلیہ بدلنے کا کام تو میں بنگلور کے کسی الگ تھلگ گوشے میں بھی کر سکتا تھا۔ وہیں سے مجھے نیا بہروپ اختیار کرنے کے لیے درکار اجزاء بھی بآسانی دستیاب ہو جاتے۔ شکل بدلنے بلکہ اپنی اصل شکل میں واپس آنے کے بعد تو مجھے لاحق رہا سہا خطرہ بھی دور ہو جاتا۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ وقت پر ایئرپورٹ پہنچنا اور دلی روانہ ہونے والا طیارہ پکڑنا میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میری مایوسی اپنی آخری حد کو پہنچنے ہی والی تھی کہ مجھے راگھو خاکستری پتلون اور بھوری قمیض میں ملبوس 30-32 سال کے ایک شخص کے ساتھ اپنی طرف بڑھتا نظر آیا۔ راگھو کے ہمراہ میری طرف بڑھتے اس شخص نے ایک خستہ حال سا فلیٹ ہیٹ بھی پہن رکھا تھا۔ میرے پاس پہنچتے ہی اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے صاف ستھرے لہجے میں انگلش میں کہا، میرا نام چرن چور ورما ہے، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی مسٹر رام لال۔ میں نے ایک نظر راگھو کو دیکھا اور پھر گرم جوشی سے نووارد کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آپ سے ملاقات میرے لیے بھی خوشگوار ہے مسٹر چرن، شکر ہے کوئی تو ایسا ملا جسے میں اپنی بات سمجھا سکتا ہوں، یہاں کے لوگوں میں سے بہت کم ہندی اور انگلش جانتے ہیں۔ چرن نے گرم جوشی سے کہا، چلیں آپ کا وہ مسئلہ تو حل ہوا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا دوسرا مسئلہ بھی حل کر سکتا ہوں۔ راگھو نامی اس شخص نے بتایا کہ آپ کو جلد از جلد بنگلور پہنچنا ہے اور آپ کو بس نہیں مل رہی ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، ہاں میں تو کافی پریشان ہوں، آپ کیسے میری مدد کر سکتے ہیں؟ اس نے فخر آمیز لہجے میں کہا، میری روزی سیاحت سے وابستہ ہے، میں ٹورسٹ گائیڈ کے طور پر کام کرتا ہوں اور شکاری پارٹیوں کو بھی رہنمائی فراہم کر کے مختلف جنگلوں میں لے جاتا ہوں۔ اس کا جملہ بمشکل پورا ہوا تھا کہ میں نے اپنے لہجے میں قدر روکھا پن لاتے ہوئے کہا، لیکن مجھے کسی ٹورسٹ گائیڈ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی شکار کا کوئی شوق رکھتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا، بولا، میری بات تو پوری ہونے دیں مسٹر رام لال، آپ کو بنگلور پہنچنے کے لیے کسی سواری کی فوری ضرورت ہے اور میرے پاس 1950 ماڈل کی بیوک ووڈی اسٹیشن ویگن بہت عمدہ حالت میں موجود ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں گھنٹے بھر میں آپ کو منزل پر پہنچا سکتا ہوں۔ آپ کو کچھ زیادہ رقم تو خرچ کرنی پڑے گی، لیکن راگھو کے کہنے کے مطابق آپ معقول مالی وسائل رکھتے ہیں۔ میں نے خوش ہو کر کہا، اوہو، تو یہ بات ہے، ہاں کیوں نہیں، اگر آپ مجھے اتنے آرام دہ اور باعزت طریقے سے اور جلدی بنگلور پہنچا دیں تو کچھ اضافی رقم خرچ کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ بتائیے کتنی اجرت لیں گے مجھے بنگلور پہنچانے کی؟ اس نے ٹھوس لہجے میں کہا، 150 روپے، پیٹرول اور دیگر سب خرچ میرا ہوگا۔ میں نے فوراً کہا، یہ تو بہت زیادہ رقم ہے یار، بس تو 6-7 روپے میں پہنچا دے گی۔ ایسا کرو پورا 100 روپیہ لے لو، وہ بھی بیوک جیسی شاندار گاڑی میں سواری کے۔ تھوڑی سی سودے بازی کے بعد وہ مان گیا۔ میں نے اس سے یہ مطالبہ بھی منوا لیا کہ وہ بنگلور پہنچ کر اس وقت تک میرے ساتھ رہے گا جب تک میں اسے رخصت ہونے کی اجازت نہ دوں۔ میں نے وعدہ کیا کہ غیر معمولی وقت لگنے کی صورت میں اسے اضافی اجرت دوں گا۔ وہ 5 منٹ میں واپسی کا وعدہ کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں نے راگھو کے ہاتھ میں 5 روپے مزید تھمائے تو اس کے چہرے پر خوشیوں کی دھنک بکھر گئی۔ وہ ممنونیت بھرا پرنام کر کے وہاں سے چل دیا۔ چرن ورما نے واقعی زیادہ دیر نہیں لگائی۔ ایک شاندار گاڑی میرے پاس آ کر رکی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر چرن براجمان تھا۔ اس نے اتر کر اسٹیشن ویگن کی عقبی چوبی دروازے کھول کر میرا سوٹ کے سامان والے حصے میں رکھنے کی پیشکش کی، لیکن میں نے عقبی نشست پر رکھنے پر اصرار کیا۔ اس نے زور نہیں ڈالا۔ کچھ ہی دیر میں ہم بنگلور کی طرف رواں دواں تھے۔ مجھے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ گاڑی کا طاقتور انجن بہت عمدہ حالت میں ہے اور چرن ورما بھی کافی ماہر ڈرائیور ہے۔ وہ خاصی سبک رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا، تاہم اس کی زبان زیادہ تیزی سے چل رہی تھی۔ اسے باتیں کرنے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا، لیکن غنیمت یہ تھا کہ اسے اپنے تجربات اور مشاہدات سنانے میں زیادہ دلچسپی تھی۔ میرے کوائف کے بارے میں اس نے کچھ زیادہ تجسس نہیں دکھایا۔ میں نے اسے صرف اتنا بتایا کہ میں منگلور سے گھومتا گھماتا ٹماکرو پہنچا ہوں اور اب مجھے شام کی پرواز سے دلی روانہ ہونا ہے۔ یہ پرواز چھوٹ گئی تو مجھے بنگلور میں مزید کئی دن رکنا پڑے گا۔ چرن نے یقین دلایا کہ وہ مجھے پرواز سے کم از کم گھنٹہ بھر پہلے ایئرپورٹ پہنچا دے گا اور پھر اپنے مہماتی قصے سنانے میں مشغول ہو گیا۔
वैसे उसकी बातों में काफी काम की मालूमात मौजूद थी, लिहाजा मैं भरपूर तवज्जो और तजस्सुस का मुजाहिरा करता रहा और बरमहल सवाल भी पूछता रहा। कर्नाटका रियासत के गैर मारूफ सयाहती मकामात, जंगल, झीलें, तारीखी आसार, बातों में पता ही न चला कि कब हम बेंगलोर के निवाह में पहुंच गए। हम बेंगलोर में दाखिल होने ही वाले थे कि अचानक सामने कतारों की शक्ल में गाड़ियां रुकी दिखाई दी, जबकि सामने से भी इक्का दुक्का गाड़ियां ही आती दिखाई दे रही थी। ये मंजर देखकर मेरा माथा ठनका। उधर चरण मकामी जबान में कुछ बड़बड़ा रहा था। मैंने अंदाजा लगाया कि वो नाराजगी और हैरानी का इजहार कर रहा है। कई मिनट गुजरने के बाद भी हमारे सामने वाली गाड़ियों में हरकत न हुई तो मैंने चरण को कहा, यार किसी तरह पता करो कि ये क्या चक्कर है, ये गाड़ियां आगे क्यों नहीं बढ़ रही। चरण ने कहा, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि मैं पता करने के लिए आगे जाऊं और अचानक गाड़ियां चल पड़ें। पिछली गाड़ियों वाले बहुत गालियां देंगे। मैंने कहा, तुम पता करने जाओ, अगर कतार आगे बढ़ी तो मैं ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी आगे ले जाऊंगा और तुम्हें रास्ते में से उठा लूंगा। कदरे तजब्जुब के बाद उसने मेरी तजवीज मान ली और गाड़ी से उतरकर आगे की तरफ चल दिया। अपनी सीट पर बैठकर उसकी वापसी का इंतजार करने की बजाय मैं सीधा ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। मेरा अंदाजा था कि हमारी गाड़ी से आगे कम से कम 40-50 गाड़ियों की कतार है, जिनके ड्राइवर वक्फे वक्फे से हॉर्न बजाकर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे थे। मुझे चरण वर्मा की जल्द वापसी की तवक्को नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरे इस्तराब में इजाफा होता जा रहा था। तभी मुझे एक उधेड़ उम्र शख्स ट्रैफिक जाम के आखिरी सिरे से वापस आता दिखाई दिया। मेरी नजरें उस पर जमकर रह गईं। वो मेरी गाड़ी के पास आने की बजाय मुझसे आगे चौथे नंबर पर ठहरे ट्रक के पास पहुंचकर ठहर गया और ड्राइवर से बातें करने लगा। आने वाला शख्स शायद क्लीनर था। एक लम्हे के बाद इंतजार किए बगैर मैं अपनी गाड़ी से उतरा और तेजी से उस ट्रक की तरफ बढ़ा। मेरे पहुंचने तक ड्राइवर और क्लीनर के दरमियान तबादला ख्याल जारी था। मैंने देखा कि 40-42 साला ड्राइवर अपने क्लीनर की जबानी अहवाल सुनकर खासा मुश्तिल है और जिस लहजे में वो मुंह से गुस्सीले अल्फाज अदा कर रहा था वो गालियां ही हो सकती थी। मैंने बिला तकल्लुफ मुदाखलत करते हुए नारा लगाया, नमस्कार प्रिय मित्रों, कुछ पता चला कि ये ट्रैफिक क्यों रुका हुआ है। मुझे यूं अचानक गुफ्तगू में कूद पड़ने पर ड्राइवर की पेशानी पर बल पड़ गए, लेकिन मेरी मुस्कुराहट और दोस्ताना लहजे से शायद उसकी खफगी दूर हो गई। अब सिर्फ ये दुआ कर रहा था कि वो दोनों या उनमें से कम एक हिंदी समझ और बोल सकता हो। ड्राइवर ने खासी साफ हिंदी में जवाब दिया, ये अभी आगे से होकर वापस आया है। इसने बताया है कि ट्रैफिक इसलिए रुका हुआ है कि आगे कोतवाली पुलिस ने नाका लगा रखा है। छोटा दरोगा बेंगलोर से बाहर जाने वाले हर गाड़ी की कड़ी तलाशी ले रहा है। ट्रक ड्राइवर की बात सुनकर मेरे दिमाग में खतरे की घंटी नहीं बल्कि मंदिरों वाले घंटे टन टन करने लगे। चंद ही घंटे पहले जब मैं यहाँ से गया था तो नाकाबंदी जैसी कोई सरगर्मी मेरे मुशाहिदे में नहीं आई थी। मैंने अपने लहजे को खदशात से हद्दुल इम्कान पाक रखते हुए ड्राइवर से कहा, परंतु ऐसा है तो इनको शहर में जाने वाली गाड़ियों को तो रास्ता देना चाहिए। इस मर्तबा क्लीनर ने मेरी बात का जवाब दिया। उसकी हिंदी भी गनीमत थी। बोला, नाके पर शहर से बाहर जाने वाली गाड़ियों का भारी इकट्ठ हो गया है। इस कारण बेंगलोर में प्रवेश करने वाली ट्रैफिक भी रुक गई है। ईश्वर जाने और कितना समय तक फंसे रहना पड़ेगा। उनके हर लफ्ज से मेरी पेशानी पर इस्तराब बढ़ रहा था। एक तरफ तो बेंगलोर में दाखिले में मुसलसल ताखीर हो रही थी तो दूसरी तरफ परवास का वक्त तेजी से करीब आ रहा था। तभी अचानक क्लीनर ने बात आगे बढ़ाई। बोला, मैंने एक पुलिस कर्मी को कहते सुना था, वो किसी को बता रहा था कि किसी खतरनाक अपराधी ने एक अहम सरकारी अधिकारी की हत्या कर दी है और 2 का अगवा कर लिया है। शहर में सख्त इमरजेंसी का पर्यावरण है। मैंने ये बात धड़कते दिल के साथ सुनी। साथ ही मेरे दिलो दिमाग पर हैजानी कैफियत तारी होने लगी। यानी मैं अनजाने में फरार की राह पर नहीं बल्कि हलाकत खेज फंदे में फंसने जा रहा हूँ। मैंने सरसरी अल्फाज में हैरानी और तशवीश का इजहार किया और तेज कदमों से अपनी गाड़ी की तरफ लौट आया और ड्राइविंग सीट संभाल ली। मेरा जहन तेजी से लाहे अमल मुरत्तब कर रहा था। अब बेंगलोर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। क्लीनर ने जो कुछ बताया उसके मुताबिक तो पूरे शहर की पुलिस कुत्तों की तरह मेरी बू सूंघती फिर रही है। लांबा और नारायण की लाशें तलाश करने में भी उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसके बाद तो बेंगलोर में सचमुच कयामत बपा हो जाएगी। मुझे इसी गाड़ी में अभी और इसी वक्त यहाँ से ज्यादा दूर निकलना पड़ेगा। मैंने जल्दी से सामने वाली फोर्ड कार से अपनी गाड़ी के दरमियान फासले की जांच की। चरण ने एक अच्छे ड्राइवर की तरह अगली गाड़ी से कम 4 फुट पहले अपनी गाड़ी रोक ली थी। अलबत्ता पिछली तरफ मौजूद सामान बरदार खुला ट्रक मेरी गाड़ी से लगभग चिपका हुआ था। खुदा जाने उसके पीछे मौजूद गाड़ियों का क्या हाल था। इधर मेरे पास इतनी मोहलत नहीं थी कि मैं नीचे उतरकर पिछले ट्रक के ड्राइवर को गाड़ी पीछे करने पर आमादा करता। चरण वर्मा किसी भी वक्त वापस लौट सकता था।
मैं इस चलती सड़क पर उसे गाड़ी वापस ले जाने पर मजबूर करने का खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। कोई भी जोर जबरदस्ती अगली और पिछली गाड़ी वालों को मुतवज्जे कर सकती थी, लेकिन मसला ये था कि मेरी गाड़ी के सामने मौजूद खाली जगह स्टीयरिंग घुमाकर गाड़ी को कतार से निकालने के लिए नाकाफी थी। मुझे अपनी गाड़ी को कम से कम 2 फुट मजीद पीछे करना था। मैंने इग्निशन में चाबी घुमाई, इंजन फौरन ही स्टार्ट हो गया। मैंने खुदा का नाम लेकर रिवर्स गियर लगाया और अकब नुमा आईने पर नजरें जमाकर बहुत धीरे धीरे एक्सेलरेटर पर दबाव बढ़ा दिया। मेरी गाड़ी रिंगने के अंदाज में पीछे होने लगी। मैंने बमुश्किल 1.5-2 फुट फासला ही तय किया था कि पिछले ट्रक के ड्राइवर ने चीख कर कुछ कहा। मुझे उसके अल्फाज तो समझ नहीं आए, लेकिन ये समझना मुश्किल नहीं था कि उसने दोनों गाड़ियों के दरमियानी फासला खतरनाक हद तक कम होने पर मुझे खबरदार किया होगा। ताहम मैंने उसका इंतबाह नजरअंदाज कर दिया और मजीद आहिस्तगी से गाड़ी पीछे करने का सिलसिला जारी रखा। हत्ता के एक हल्के से धचके और गाड़ी के अकबी चौबी दरवाजों की चरचराहट ने मुझे बता दिया कि मेरी गाड़ी पिछले ट्रक को छू चुकी है। ट्रक ड्राइवर इस बार हलक फाड़ कर चीखा था, लेकिन मैं इस दौरान में गाड़ी को रिवर्स गियर से निकालकर पहले गियर में डालकर उसका स्टीयरिंग दाएं तरफ घुमा चुका था। मैंने एक्सेलरेटर पर दबाव डाला तो गाड़ी तिरछी होकर आगे बढ़ी, लेकिन स्टीयरिंग हद्दुल इम्कान घुमाने के बावजूद बाईं हेडलाइट तक का हिस्सा सामने वाली गाड़ी से टकरा सकता था। मजबूरन मैंने गाड़ी रिवर्स करके एक बार फिर कोशिश की। अगले ही लम्हे मेरी गाड़ी कतार से निकलकर जाने और आने वाली सड़क के दरमियान मौजूद पत्थरों और झाड़ियों वगैरह से अटे कच्चे जजीरे पर चढ़ गई। मैंने एक्सेलरेटर पर दबाव बढ़ा दिया था ताकि खुदा न खास्ता वो इस ओबड़ खाबड़ कतई जमीन पर फंस ही न जाए। गाड़ी ने कई बार बुरी तरह हिचकोले खाए, लेकिन उसका ताकतवर इंजन इस कठिन आजमाइश में कामयाब हो गया। मैंने स्टीयरिंग घुमाकर अपनी गाड़ी को शहर की तरफ से आने वाले एक ट्रक से टकराने से बचाया और फिर हद्दुल इम्कान सुबक रफ्तारी से बम्बई जाने वाली सड़क पर गाड़ी दौड़ाने लगा। मैंने इस दौरान में पलट कर देखने की कोशिश नहीं की थी। हो सकता है वापस लौटते चरण वर्मा ने मुझे अपनी गाड़ी चुरा कर ले जाते देख लिया हो। मुमकिन है वो शोर मचाता, वावेला करता पीछे भागा हो, लेकिन इससे भला अब क्या फर्क पड़ता। गाड़ियों की कतार वाले ड्राइवर उसकी फरियाद सुन भी लेते तो किसे पड़ी थी कि अपनी मंजिल खोटी करके मेरे पीछे आता, जो इतना आसान भी नहीं था। बिलफर्ज कोई ऐसा सरफिरा उसे मिल भी जाता तो इतनी ताकतवर गाड़ी को ताकुब करके आ लेना नामुमकिन नहीं तो कम से कम इंतहाई मुश्किल जरूर था। लगभग 5 मील तक अकब नुमा आईने का बार बार जायजा लेने के बाद मैं मुतमईन हो गया कि किसी ने मेरे ताकुब में आने की जहमत नहीं की। उसके बावजूद मैंने गाड़ी की रफ्तार कम नहीं की। ये अलग बात है कि मेरा जहन उससे भी ज्यादा तेजी से सोच विचार में मसरूफ था। जहां मैं इतने हौलनाक खतरे की जद पर आने से बाल बाल बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा कर रहा था, वहीं मुझे अपनी हिमाकत पर गुस्सा भी आ रहा था।